हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू सीरीज़ के पार्ट 4 की। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग का, यानी कि बोर्ड वर्क का। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि टॉपिक जो है वो कौन सा चूज़ करें। ठीक है, साथ ही साथ फिर टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे करें, फिर उसके बाद में उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स के दिमाग में होते हैं। तो इसी का जो प्रॉपर गाइडेंस है, इसके साथ साथ बेसिक टिप्स और मेरे खुद के सजेशंस जो है मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू सीरीज का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, कई भी लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको जो कंटेंट मिलने वाला है उसको मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा कि इसमें पहली वीडियो जो मिलेगी मेरे पर्सनल जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट डिटेल जो है मैंने दे रखी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में दूसरी वीडियो में आपको मिलेगा हाउ टू ड्रेसअप एंड बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर ड्रेसअप के बारे में बताया है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों के लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है। साथ ही साथ कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपके लुक्स के रिगार्डिंग या और बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग होंगी, वो आप देख सकते हो। ठीक है, पार्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जैसे कि बहुतों ने पूछा था कि गैप को डिफाइन कैसे करें, पीएचडी अगर हो या पीएचडी नहीं हो तो उसके रिगार्डिंग आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से होंगे और आंसर्स आपको किस तरह से कर सकते हो। आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हो तो आप आंसर किस तरह से करोगे, तो मैंने इसका यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। ठीक है, इसके बाद में चौथी वीडियो जो होगी उसमें आपको मिल जाएगा जीके की प्रिपरेशन टिप्स। देखिए, जो मेंबर होंगे वो मेंबर आपसे जीके पूछेंगे। ठीक है, और एक्सपर्ट होंगे वो आपसे सब्जेक्ट पूछेंगे। तो जो मेंबर है वो जीके पूछेंगे, तो उसी की मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, पार्ट 3 में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्रिपरेशन टिप्स वाली वीडियो में आपको जीके के जो टॉपिक्स हैं और उनमें कितना आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, साथ ही साथ उनमें कितना आपको प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता रखी हैं। फिर भी अगर आपको प्लेलिस्ट में से वीडियो देख करके अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पर्सनली मुझे या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम पर आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सब्जेक्ट को जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। उसकी कॉमन जो प्रिपरेशन टिप्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, वो मैं कॉमन प्रिपरेशन टिप्स जो है अगली वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सिनेरियोज की, यानी कि आपका जो टीचिंग वर्क है या बोर्ड वर्क है वो आपको किस तरह से स्टार्ट करवाया जा सकता है बोर्ड मेंबर या एक्सपर्ट के द्वारा, उन केसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पर केवल 4 केसेस होते हैं। इन चारों केसेस में से आपके साथ कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, वो आपके इंटरव्यूज में आपको पता लगेगा। तो सबसे पहला केस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट से कोई भी बोर्ड वर्क जो है नहीं करवाया जाए। अच्छा, देखो, ऐसा हो भी चुका है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे कोई भी बोर्ड वर्क जो है वो नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उनके साथ हो क्या रहा है, तो वहां पर केवल उनसे उसी सीट पर बैठा करके केवल उन एक्सपर्ट हो या मेंबर हो, दोनों ही क्वेश्चंस और आंसर्स वो उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने आंसर दिया, दैट्स इट। इतना काम किया जा रहा है, कोई भी बोर्ड वर्क जो है उनसे नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कई कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि उनसे कोई भी बोर्ड वर्क जो है वो नहीं करवाया गया है, केवल सीट पर बैठा करके ही उनसे मेंबर और एक्सपर्ट ने क्वेश्चन और आंसर जो है वो पूछ लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चलिए सेकंड सिनेरियो की। सेकंड सिनेरियो में हम देखते हैं कि आपसे बोर्ड मेंबर या कोई भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये कह सकता है सीधे सीधे कि आप अपना टीचिंग जो टॉपिक आप जो प्रिपेयर करके आए हो टॉपिक, उसे आप पढ़ाइए। ठीक है, यानी कि देखो, या तो बोर्ड मेंबर बोल देगा या फिर बोर्ड मेंबर नहीं बोलेगा तो कोई ना कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे बोल देगा, चाहे सब्जेक्ट एक्सपर्ट 1 हो चाहे 2 हो, इन दोनों में से कोई ना कोई, इन तीनों में से कोई ना कोई आपसे ये बोल देगा कि अपना जो आप टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो उस प्रिपेयर्ड टॉपिक को जो है पढ़ाइए। ठीक है, तो आपसे पढ़ाने के लिए बोलेंगे। अब देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है इस सिनेरियो में आपके साथ, वो मैं बता देता हूँ कि प्रॉब्लम ये हो सकती है कि रिपीटेड टॉपिक हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी सब्जेक्ट में बहुत फेमस टॉपिक है वो, ठीक है, और वो ऑलरेडी उन कैंडिडेट्स ने आपसे आगे आने वाले या आपसे एक दिन पहले आने वाले कैंडिडेट्स ने वो टॉपिक बहुत पढ़ा दिया था। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, मेंबर होते हैं, वो भी सुन सुन के क्या हो जाते हैं, एक टॉपिक से बोर हो जाते हैं। तो अगर वो रिपीटेड टॉपिक हुआ तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आप जो है कम से कम 2 टॉपिक प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, आप क्या करोगे, कम से कम 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है तो 3 टॉपिक प्रिपेयर कर ले, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप केवल और केवल 2 टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, इतना वो भी जिद करके नहीं बैठे हैं कि अगर आपने एक टॉपिक रिपीटेड है, उन्होंने मना किया कि आप इसे मत पढ़ाइए, कोई और पढ़ाइए, तो मान लीजिए कोई दूसरा टॉपिक है वो भी रिपीटेड है, तो वो जिद करके नहीं बैठेंगे। वो समझ जाएंगे कि ठीक है, इन्होंने 2 प्रिपेयर किए होंगे तो दूसरा टॉपिक जो है वो आपको इजिली पढ़ा देने देंगे। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात कि दूसरा सिनेरियो क्या हुआ। दूसरा सिनेरियो ये हुआ कि आपसे तीनों में से कोई ये कह सकता है कि अपना जो प्रिपेयर टॉपिक है उसे पढ़ाइए। इसमें जो एक
प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम यही आएगी आपको कि रिपीटेड टॉपिक होगा। अगर रिपीटेड टॉपिक होगा तो वो बोल देंगे कि ये रिपीटेड टॉपिक है, आप कोई दूसरा टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करके आए तो वो पढ़ाओ, ठीक है। तो इसलिए आप 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, जिससे कि आपको पास क्या होगा, एक बैकअप रहेगा कि मैं इस टॉपिक को भी पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। दैट्स इट। तो 2 केसेस की हमने जो है बात कर ली। चलते हैं तीसरे केस पे। तो चलिए अब तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं। तीसरे सिनेरियो से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट या बोर्ड मेंबर जो है उनके पास में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सिलेबस होता है, जिसमें जीके का भी सिलेबस उनके पास होता है, साथ ही साथ आपकी जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस भी जो है वो आप उनके पास होता है, ठीक है। तो बोर्ड मेंबर या दोनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट में से कोई भी आपसे सिलेबस में से एक टॉपिक खुद चूज करके आपको बता देगा कि आप इस टॉपिक को जो है पढ़ाइए, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ये डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। उसमें से कोई भी बोर्ड मेंबर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने एक टॉपिक पिक किया और आपके ऊपर थ्रो कर दिया, अब आपको उसे पढ़ाना है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि सिलेबस में से एक टॉपिक पिक किया बोर्ड मेंबर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने और सीधे आपके ऊपर थ्रो कर दिया कैंडिडेट के ऊपर, ठीक है। आप पढ़ाइए, आप जाने। तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी डिफिकल्ट है। इसको देखो, इसमें सबसे पहले जो चीज़ होगी ना वो होगी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो चीज होती है, क्योंकि आपको डेफिनेटली आप जो प्रिपेयर करके आए हो वो टॉपिक आपसे पढ़ाने को नहीं बोले, आपसे डिफरेंट बोल दिया, तो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना आपके लिए। तो अनएक्सपेक्टेड हो गया तो आप सबसे पहले क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो डाउन होगा। इससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू, अब आप यही दिमाग में सोचते रह जाओगे कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया और मेरा तो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, मेरा तो अब इंटरव्यू जो है वो गलत जाएगा। इस तरह के थॉट्स जो चलते जाएंगे और कॉन्फिडेंस जो है डाउन करते जाएंगे। तो बढ़ाना कैसे है, तो देखो एक चीज समझो कि अगर मैं यहाँ पर, अगर आपकी जगह कोई फर्स्ट रैंकर बंदा भी आपके साथ खड़ा कर दूं और उसको ये बोल दूं, या फिर खुद सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ये बोल दिया जाए कि सिलेबस में से ये टॉपिक है आप पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो डेफिनेटली सबके जो लेवल होंगे ना वो सबके सब एक ही लेवल पर आ जाते हैं। आप खुद सोच के देखिए, जो भी फर्स्ट रैंक आपके सब्जेक्ट में स्कोर करेगा, अगर उस कैंडिडेट से भी ये बोल दिया जाए कि सिलेबस जो है उसमें से ये टॉपिक पढ़ाना है, तो डेफिनेटली वो उतने अच्छे से टॉपिक को जो है नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके जो सॉल्यूशंस है वो मैंने रख रखे हैं। तो इसके 2 ही सॉल्यूशन बनते हैं कि आपको कुछ ना कुछ अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आप जितना पढ़ा सकते हो केवल उतना पढ़ा दीजिए, ठीक है। समझ में आया? नीचे आपको कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए कहा और आपका डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आता है, लाइक जैसे कि कोई फॉर्मूला आता है या कोई आपको उसका ग्राफ आता है, चित्र आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई चीजें आपके दिमाग में अगर आ रही हैं तो जितना आ रही हैं उनको कंक्लूसिवली पढ़ा दीजिए और दैट्स इट। वहां पर आप खत्म कर सकते हैं। एक तो ये सॉल्यूशन इसका हो सकता है, ठीक है, जो कि सामने वालों को पॉजिटिव मैनर में जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि देखो, मान लीजिए कि आपका जो टॉपिक उन्होंने सिलेबस में पढ़ाने के लिए दिया है, अगर आपका वो वीकेस्ट पॉइंट हो तो क्या करोगे आप? तो आप कुछ भी नहीं पढ़ा पाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, सिंपली मेंबर्स से या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से एक रिक्वेस्ट करनी है, बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है, अच्छे वे में आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक जो है अभी मैं इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं फलान टॉपिक को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे रिप्रेजेंट करके आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो टॉपिक भी जो है चेंज कर देंगे। देखो है, इसमें तय है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, बोर्ड मेंबर्स जो है वो यहाँ पर आपके टीचिंग स्किल्स को देखने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनको टीचिंग स्किल देखनी है। अब उन्होंने कोई सिलेबस का टॉपिक दिया और आपने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं इस टॉपिक के बारे में इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इतना अच्छे से इसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन फलान टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो उसमें भी फलान टॉपिक आपको वो बोलना है जो आप घर से प्रिपेयर करके आए हो, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। भाई देखो 99.9% केसेस में तो एक्सेप्ट करते ही करते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों के साथ ये केस हुआ है उन्होंने यही किया है, या तो उन्होंने जितना आ रहा है उतना पढ़ाया है, इससे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं किया, या फिर उन्होंने क्या किया है, उन मेंबर्स से और उनसे रिक्वेस्ट की है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हो, रिक्वेस्ट की है और उन्होंने टॉपिक को जो है उन्होंने उन्हें कहा है, ठीक है, तो आप अपने टॉपिक जो है वो पढ़ाइए। अब हम बात करते हैं चौथे सिनेरियो की, जिसमें क्या होगा कि कोई टॉपिक आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ना ही तो बोर्ड मेंबर के द्वारा टॉपिक दिया जाएगा, ना ही आपसे बोर्ड मेंबर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ये कहा जाएगा कि आप अपने प्रिपेयर किए हुए टॉपिक जो आप प्रिपेयर करके आए हैं वो टॉपिक पढ़ाइए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि जैसा जो सिनेरियो था ये मेरे साथ ही हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का जो आंसर है वो मांगने के लिए उन्होंने कहा कि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बोर्ड पर जाकर के दीजिए, ठीक है। तो फिर मैं वहां बोर्ड पर गया और बोर्ड पर जाकर के उनके क्वेश्चन का जो है आंसर मैंने किया। फिर मेरे साथ यही जो सिनेरियो है वो चलता गया, जिसमें एक एक्सपर्ट ने बोर्ड पर खड़ा करके क्वेश्चन पूछे, फिर सेकंड एक्सपर्ट ने भी मेरे से बोर्ड पर ही जवाब मांगे, जिसमें मुझसे कुछ फॉर्मूलेस पूछा गए थे, कुछ ग्राफ्स बनवाए गए थे, ठीक है, और कुछ डायग्राम्स बनवाए गए थे। तो ये सारी चीजें हुई वो बोर्ड पे हुई थी, और ये चौथा सिनेरियो इस तरह से रहता है, ठीक है। ये थे अब तक के सिनेरियोस की इंटरव्यूज में किस तरह का सिनेरियो आपका टीचिंग बोर्ड वर्क जो है स्टार्ट किस तरह से होगा, वो सिनेरियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो कि 4 हैं, ठीक है। चारों में से आपके पास कोई भी आ जाए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना। तो हर सिनेरियो में मैंने आपको जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम वो बताई है, साथ ही साथ उसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आप टीचिंग टॉपिक है उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसका पॉइंट वाइज पॉइंट जो है मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बताएंगे इसमें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कैंडिडेट हो और उनके साथ कोई भी सिनेरियो हो, ठीक है, आपको तो नहीं पता कौन सा सिनेरियो आपके साथ होने वाला है, ठीक है, वो तो इंटरव्यू में जाकर ही पता लगेगा। तो इसलिए मैं सभी को ये कहूंगा कि सारे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सभी 2 टॉपिक, ठीक है, कितने टॉपिक प्रिपेयर करोगे आप अपनी सब्जेक्ट में से? 2 टॉपिक जो है सब्जेक्ट के आप प्रिपेयर करके ही जाने हैं आपको,
ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो भी टॉपिक चूज करोगे वो आपका खुद का स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग हो लेकिन डिफिकल्ट नहीं हो, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कई कैंडिडेट्स का क्या होता है, बहुत ही जो सब्जेक्ट्स में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं वो उनके स्ट्रांग होते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखना है और आपको क्या करना है, अपना जो भी स्ट्रांग टॉपिक आपका है, ठीक है, और डिफिकल्ट नहीं हो, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, लेकिन टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इजी एंड स्ट्रांग टॉपिक आपको क्या करना है यहाँ पर चूज करना है। चलो सबसे पहले तो अपनी सब्जेक्ट में से स्ट्रांग बुक को छांटिए या ठीक है स्ट्रांग एरिया को छांटिए, और फिर उस स्ट्रांग एरिया में से आपको क्या करना है, स्ट्रांग टॉपिक को छांटना है। और वो स्ट्रांग टॉपिक कैसा होना चाहिए, इजी हो या मॉडरेट हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसे प्रिपेयर कैसे करना है। टॉपिक आपने चूज कर लिया, तो अब आप उसे प्रिपेयर कैसे करोगे, तो उस टॉपिक का 360 जो है आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, याद रखना, ये आपने टॉपिक चूज किया तो उसके चारों तरफ की जो चीजें हैं वो आपके कवर अप होनी चाहिए। ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा कि आपको टॉपिक पढ़ाने के लिए, आपके चूजन टॉपिक को पढ़ाने के लिए बोला गया और आप वहां पर पढ़ा रहे हो, आपसे वहां पर डेफिनेटली क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे और क्रॉस क्वेश्चंस के आप आंसर्स नहीं कर पाए। देखो, कुछ मान लीजिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछे और 10 में से आप 2 के आंसर नहीं कर पाए, तो ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। लेकिन अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे और 10 में से केवल आपने 2 के ही आंसर किए, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा कि आपके चूजन टॉपिक में से भी आप इतने ज्यादा आंसर्स नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अपने टॉपिक जो भी चूज किया है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, 360 वे में प्रिपेयर करना है। तो देखो 360 डिग्री तो मैंने बोल दिया कि 360 डिग्री आपको प्रिपेयर करना है। 360 डिग्री प्रिपेयर कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एक्चुअली जो मेरा फॉर्मूला है किसी भी टॉपिक को 360 डिग्री प्रिपेयर करने का, वो ये होता है कि आप प्रिपेयर कीजिए उसके व्हाट एंड वाइज को, यानी कि क्या और क्यों को प्रिपेयर आपको करना होगा। ठीक है, अच्छा व्हाट एंड वाइज तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कि ये क्या है, फिर आपने आंसर दिया, तो फिर उसके बाद में भी और निकल सकता है कि भाई ये क्या होता है, फिर आपने एक और आंसर दिया, तो फिर एक और निकल सकता है कि ये क्या है। तो आपको क्या करना है, केवल 2 व्हाट एंड वाइज तक प्रिपेयर करना है। ठीक है, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन पूछने के बाद में आपने उसका आंसर किया, फिर उसके बाद में आप व्हाट, फिर जो आपने आंसर किया है उसमें से कोई चीज पकड़ी इंटरव्यूअर ने और फिर आपसे एक और पूछ लिया कि ये क्या है। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक आंसर करोगे, फिर आप एक आंसर करोगे तो क्या होगा, उसके बाद में उस आंसर में से कोई एक चीज पकड़ेगा, फिर आपसे क्या पूछ लेगा, व्हाट, कि ये क्या है। केवल आपको इतने 2 वॉट तक ही जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, या फिर वॉट की जगह वाई भी हो सकता है ना, तो ऐसे ही आपको 2 वाइज तक प्रिपेयर करना है, इससे ज्यादा आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ये टॉपिक को प्रिपरेशन का होता है कि 360 डिग्री कैसे आप प्रिपेयर टॉपिक जो है करिए। ठीक है, तो आप अपनी अपनी सब्जेक्ट में आप अपने आप से, ठीक है, आप चाहे तो अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं इसमें, या फिर खुद से ही जब आप प्रिपेयर कर रहे हो टॉपिक तो खुद से ही वॉट एंड वाइज पूछते जाइए। और कितना पूछना है, केवल आपको 2 वॉट एंड वाइज पूछने। ठीक है, 2 वॉट और 2 वाइज आपको पूछना है, आपका टॉपिक जो है वो 360 डिग्री प्रिपेयर हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए, जब आप टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आपने टॉपिक चूज कर लिया अभी तक, ठीक है, उस टॉपिक को प्रिपेयर भी कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, टॉपिक को पढ़ाना है। ठीक है, तो आप टॉपिक को पढ़ाएंगे। देखो टॉपिक को पढ़ाएंगे तो क्या करना है, आपके पास जब देखो पढ़ाना है तो व्हाइट बोर्ड चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में क्या करोगे, व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाओगे। ठीक है, आपको व्हाइट बोर्ड और मार्कर मिलेगा, तो इसलिए मेरा एक सजेशन ये है आपको कि आप एक व्हाइट बोर्ड, छोटे से छोटा व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए, उसे दीवार पर लगा लीजिए और मार्कर के साथ आप जो है थोड़ी जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप अपने आप को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, जब भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो अपने आप को पहले रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ाइए, पूरा रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद में खुद उस वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद ही अपनी कमियां पता लग जाएंगी कि आप क्या कमी कर रहे हो पढ़ाने में। ठीक है, जब भी आप टीचिंग कराओगे, मतलब जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे बोर्ड के साथ में, तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, प्रॉपर ड्रेसअप के साथ टीचिंग करोगे, यानी कि फॉर्मल्स पहन करके आप जो है वो टीचिंग कीजिएगा। ठीक, ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो इंटरव्यू के लिए ड्रेस खरीदी है उसे आप डेली पहन पहन करके आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसको भी पहन करके आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इंटरव्यू से 3 से 4 दिन पहले आप 2 दिन के लिए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसे आपकी जो प्रॉपर इंटरव्यू ड्रेस है उसे पहन करके भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन केवल 2 दिन के लिए कर लीजिए, इंटरव्यू से 3-4 दिन पहले। लेकिन तब तक क्या करोगे, आपको डेली, ठीक है, आपको क्या करना है, डेली अपने टॉपिक को लिया और टॉपिक फॉर्मल ड्रेस पहन के, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहन करके आपको उसकी प्रैक्टिस जो है वो कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो है एक हैबिट बनेगी, प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, और हमारी जो इंटरव्यू जो रूम होता है उसमें जो एक हेजिटेशन है वो जो है हमारी यहाँ पर आधी तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करने से। की बात करते हैं, प्रिपेयर लाइन टू लाइन ब्लूप्रिंट और परफॉर्मा। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले टॉपिक चूज किया, उसके बाद में 360 उसे प्रिपेयर कर लिया। अब उस टॉपिक को क्या कीजिए, आपको लाइन टू लाइन ब्लूप्रिंट या परफॉर्मा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे जब मैंने टॉपिक खुद का प्रिपेयर किया था, तो उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद में मैंने ये लिखा था कि मैं किस तरह से वहां पर टॉपिक को पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने ये आपका बोर्ड है, ठीक है, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जाऊंगा और जाते ही सबसे पहले बोलूंगा कि आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो मैंने बोलते बोलते एक्सरे डिफ्रैक्शन का टाइटल लिखना है। ठीक है, इसके बाद में मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या चीज समझाऊंगा, फिर मैंने उसको लिखा कि मैं इसको समझाऊंगा और केवल यही लाइनें बोलूंगा।
समझ रहे हो? आपको क्या है कि अगर आप इस तरह से ब्लूप्रिंट या परफॉर्मा लिख लोगे तो उसमें क्या होगा, परफॉर्मा को क्या करना है, आपको बार-बार पढ़ना है, बार-बार रिवाइज करना है। उससे क्या होगा कि आप जब उस परफॉर्मा को बनाओगे, तो उस परफॉर्मा को बनाओगे तो वर्ड्स भी किसके होंगे? केवल आपके होंगे, ठीक है? और आप उन वर्ड्स को कहाँ बोलोगे? इंटरव्यूअर के सामने, और इंटरव्यूअर भी उन्हीं वर्ड्स को पकड़ेगा और उन वर्ड्स पे क्या होगी? आपकी 100% कमांड होगी, ठीक है? क्योंकि आपने उन वर्ड्स के थ्रू क्या किया है? 360 उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया है। बात आई समझ में? ठीक है? कि आपको एक परफॉर्मा जो है, ब्लूप्रिंट जो है अपने टॉपिक का वो प्रिपेयर कर लेना है और उन्हीं लाइन्स को बार-बार रिवाइज कीजिए। और बिल्कुल मैं तो यहाँ कहूँगा, बिल्कुल यहाँ आपको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल रट्टू तोते बन जाइए इस टॉपिक में, तो बिल्कुल रट्टू तोते बन जाइए कि भाई मेरा ये टॉपिक है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड यही पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो मुझे ये पढ़ाना है और मैंने वर्ड टू वर्ड लिख लिया कि भाई मेरे ये वर्ड्स पकड़ो। आप जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड्स भी डाल सकते हो कि जो आप पकड़वाना चाहते हो कि भाई ये वर्ड पकड़ लो, ठीक है? तो आप जानबूझ के ऐसे वर्ड डालिए जिस और उसका आंसर आप ऑलरेडी पहले ही प्रिपेयर कर लोगे क्योंकि आपने टॉपिक 360 प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है? तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? आगे चलते हैं। आगे ये चीज़ है कि देखो कई कैंडिडेट क्या करते हैं, अपने टॉपिक जो है 2 टॉपिक होंगे, 2 टॉपिक को प्रिपेयर किया और टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद में बस छोड़ देते हैं उनको, ठीक है? और अपनी सब्जेक्ट, बाकी जो सब्जेक्ट है उसको कवर अप करने लग जाते हैं। तो देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट क्या करनी है आपको? पढ़नी है। पर डे आप बाकी सब्जेक्ट, अपनी जो बची हुई सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करते रहिए, उसमें एक्सपर्ट बनते रहिए। लेकिन इस दिन तक जो है वो आपको प्रैक्टिस अपने टॉपिक की नहीं छोड़नी है, ठीक है? हालाँकि शुरुआत में आपको अपने टॉपिक को प्रिपेयर करने और पढ़ाने में 1 घंटा, आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन जब थोड़े दिन हो जाएँगे, 2-4 दिन के बाद में आप उस टॉपिक को 5 मिनट में जो है बोर्ड पर पढ़ा करके फिनिश अप कर दिया करोगे, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ भी आप कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अब आप इंटरव्यू में एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से पढ़ाओगे कैसे या बोर्ड वर्क करोगे कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, नॉर्मली स्टार्ट करोगे। नॉर्मली कैसे करोगे? आपको अगर मैं खुद की लाइन दूँ तो ये कर सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ठीक है? आपका जो भी टॉपिक होगा उसका नाम लीजिए और आगे बढ़िए, बस दैट्स इट, ठीक है? अच्छा, इसमें और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको केवल और केवल बोर्ड पर क्या लिखना है? टॉपिक का टाइटल लिखना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, ठीक है? और आप बोल रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एक्स रे डिफ्रैक्शन। तो बोलते-बोलते आप क्या करोगे? उसे लिखोगे, ठीक है? क्या है? दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये बोर्ड है आपका, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप उसको टॉपिक का जो टाइटल है केवल उसे अंडरलाइन करके आपको लिख देना है, टॉपिक के टाइटल को बीचों-बीच में आप अंडरलाइन करके लिख दोगे बोर्ड पर। इतना करना है कि आज का हमारा, नॉर्मली स्टार्ट करना है, आज का हमारा टॉपिक एक्स-रे डिफ्रैक्शन है। बोलते-बोलते लिखते रहोगे उस टॉपिक टाइटल को और उसे क्या कर लोगे? सिंगल बार अंडरलाइन कर दोगे। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं डेट और टाइम लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं लिखना है। इसमें आप अपना टाइम जो है ज़ाया मत कीजिए। इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, ठीक है? आगे जो है इस चीज़ को और मैं क्लियर कर दूँगा। फिर आप अपना जो है वो टॉपिक को पढ़ाते जाइए, ठीक है? टॉपिक को पढ़ाते जाइए, बोर्ड को यूज़ करते जाइए और आई कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है? बोर्ड को भी आप थोड़ा-थोड़ा यूज़ करते जाइएगा। जैसे कि मेरे टॉपिक में तो क्या था, चित्र भी था और फ़ॉर्मूलेज़ भी थे। तो मैं चित्र बना रहा था साथ ही साथ और आई कॉन्टैक्ट भी कर रहा था और फ़ॉर्मूलेज़ भी मैंने बाद में फिर फ़ॉर्मूलेज़ भी लिखे थे, ठीक है? तो ये काम जो है मैं वहाँ कर रहा था। अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होगा, जब आप टॉपिक्स को पढ़ा रहे होंगे, तो टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे तो ध्यान रखना आपके साथ बीचों-बीच में मान लीजिए अब आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ाते ही मान लीजिए आपने आधा मिनट ही पढ़ाया और आधे मिनट पढ़ाते ही आपसे क्या होगा, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस चीज़ में घबराइएगा मत, ठीक है? कभी भी क्रॉस क्वेश्चन तो वो कभी भी कर सकते हैं। आपके टाइटल को देख करके क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे। आपको पढ़ाने भी नहीं दें और केवल और केवल टाइटल को देख करके क्रॉस क्वेश्चन कर दें। तो क्या करेंगे आप? आंसर आता है तो आंसर कीजिए। अच्छा, आंसर नहीं आता है तो क्या करेंगे? तो सॉरी बोलिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है? कैंडिडेट क्या करते हैं कि सॉरी बोल देंगे, ठीक है? और सॉरी बोलने के बाद में उस क्वेश्चन को दिमाग में बिठाए रखेंगे, घुमाए रखेंगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था, उसका आंसर ढूंढने के लिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए अपने दिमाग में लोड ना दें। जब आपने सॉरी बोल दिया तो वहीं पर बात खत्म हो चुकी है। अब एक चीज और इसमें जो रह जाती है, मान लीजिए कि जब आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए आप ये बोर्ड है आपका, ठीक है? और आपने जो टॉपिक है वो पढ़ाया, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पर जो है टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ही यहाँ पर आपको रोक दिया गया, ठीक है? किस कोई वर्ड उन्होंने पकड़ लिया, कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में आ गया तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन का आपने आंसर किया। आंसर करने के बाद में आपको इतना, जहां पे आपने छोड़ा था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, ठीक है? तो आपने जहां पर छोड़ा था टॉपिक को, आंसर क्वेश्चन आने से पहले, तो आपको आंसर करने के बाद में टॉपिक को वहीं से शुरू करना है, ध्यान रखना, ठीक है? जंप मत मार जाना कि टॉपिक तो यहाँ छोड़ा था मैंने, क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर जंप करके यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है? आपको क्या करना है, टॉपिक जहां से भी छोड़ा था, आपको टॉपिक को क्या करना है, वहीं से आपको शुरू करना है, ठीक है? इसके लिए थोड़ा सा आपको वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एंड भी जो है बहुत सारे लोग बड़े ही तरीके से स्पीच वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से एंड करना है, थैंक यू बोलना है, ठीक है? एंड दैट्स इट। अपनी सीट पे आके बैठ सकते हैं। अगर वो कहें कि इंटरव्यू खत्म हो चुका है, जा सकते हैं, तो थैंक यू बोल करके आप बाहर जा सकते हो, ठीक है? और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो बोर्ड क्लीन करने की, ठीक है? बोर्ड क्लीन करना बड़ा ही नेसेसरी है, ठीक है? तो लास्ट में आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है, ठीक है? और उसके बाद में बोर्ड क्लीन करना है, दैट्स इट, ठीक है? बोर्ड क्लीन करना आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम बात करेंगे बोर्ड वर्क से रिलेटेड कुछ मिथ्स की या कुछ एक्स्ट्रा चीजों की, ठीक है? अब देखो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने क्यों डाली हैं, उसका कारण है क्योंकि जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारे वीडियोस मैं भी देखता था, ठीक है? उस समय बहुत सारी चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करवाया जाता था कि आपको ये चीज़ करनी करनी है, ठीक है? तो अब उन्हीं में से जो मुझे ऐसी पॉइंटलेस चीज़ें लगी कि मैंने कि इनका कोई भी, इन पर फोकस करने से कोई भी मतलब नहीं बनता, इनका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है बोर्ड में, याद रखना, ठीक है? तो उन्हीं चीज़ों का जो है मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें डेट एंड टाइम की,
ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बोर्ड पर जाएं, बोर्ड पर जाकर के क्या लिखें, सबसे पहले क्या डेट लिख दें, क्या टाइम लिख दें। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डेट और टाइम में आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। ठीक है, पहली बात तो वहाँ पर ऑलरेडी लिखी होगी डेट एंड टाइम, अगर नहीं भी लिखी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। आपको मैंने केवल और केवल एक चीज़ बताई है, केवल और केवल अपने टॉपिक का टाइटल बीचों बीच एक सिंगल अंडरलाइन के साथ में लिख करके अपना जो काम है वो शुरू कर देना, अपना जो पढ़ाना है वो शुरू कर देना। ठीक है, तो डेट एंड टाइम को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं जाता इस चीज़ का, ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्माइल की। सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि पढ़ाते हुए स्माइल रखें, पढ़ाते हुए अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो अच्छे रखें। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप जब आप पढ़ा रहे होंगे या पूरे इंटरव्यू में आप जब बैठे होंगे, पूरे इंटरव्यू की ही मैं बात कर लूँ अगर यहाँ पर, तो आपको नहीं पता होगा कि आपकी स्माइल कैसी है। ठीक है, आप स्माइल रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, तो इस पर इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो, अगर आपकी स्माइल किसी क्वेश्चन को देख करके आपकी स्माइल हल्की सी निकलती है तो आप निकलने दीजिए। अगर आपकी किसी क्वेश्चन को मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्माइल भी चली जाएगी, तो जाने दीजिए, बी योर सेल्फ। हाँ, ठीक है, इसमें आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इस पे आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं स्माइल ही करता रहूंगा। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बात का कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। स्माइल आपको केवल, अगर स्माइल की इतना ही ध्यान रखना है तो मैं आपको केवल इतना प्रेफर करूंगा, स्टार्टिंग में जैसे ही आप गेट में एंट्री करोगे उनको ग्रीटिंग करोगे कि सर नमस्ते। ठीक है, तो केवल तब स्माइल रखिए अपने चेहरे पे, और जब उनको एंडिंग करो, इंटरव्यू एंडिंग हो यानी कि थैंक यू बोल करके आओ, केवल तब स्माइल रख लीजिए, केवल 2 टाइम पे स्माइल रख लीजिए। इसके अलावा आप बिल्कुल स्माइल मत रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कह रहा हूं इस बात को। ठीक है, तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हो आप वैसी स्माइल रखिए। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर देने पे ज्यादा फोकस कीजिए। अपने जो ब्रेन का फोकस होना चाहिए ना उस टाइम पे, वो केवल क्वेश्चन को सुनने और उस क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से जल्दी, रैपिडली, मतलब जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छे तरीके से हो सके उस क्वेश्चन के आंसर को डिलीवर करने पे आपके ब्रेन का फोकस होना चाहिए, ना कि मेरी स्माइल कैसी लग रही है या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे लग रहे हैं। इस चीज को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको कोई भी इस चीज का इंपैक्ट नहीं रखना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में भी सेम चीज कहूंगा जो स्माइल के बारे में कही है कि आपको जैसे हो, बी योर सेल्फ। ठीक है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है इस पे काम करने की, अपने ब्रेन को केवल और केवल फोकस करने दीजिए क्वेश्चंस और आंसर्स पे, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखो हाई वॉल्यूम तो वहां जा ही नहीं सकती, क्योंकि नर्वसनेस इतनी होती है कि हाई वॉल्यूम तो आप खुद ही नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, तो लाउड वॉल्यूम के केसेस तो बहुत कम मिलते हैं, रेयर केस है। तो देखो कौन सा केस हो सकता है, लो वॉल्यूम का केस हो सकता है। ठीक है, लो वॉल्यूम कैसे कि नर्वसनेस बहुत ज्यादा हो गई, घबराहट ज्यादा हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, तो आपकी आवाज क्या हो सकती है, लो हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती उस रूम में। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपकी वॉल्यूम लो है तो वो खुद बता देंगे आपको, बोर्ड मेंबर्स या जो एक्सपर्ट हैं वो कह देंगे कि आप थोड़ा सा तेज बोल लीजिए। ठीक है, अच्छा इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर बोर्ड मेंबर ने आपको बोल दिया कि आप थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा तेज बोलना है बस। ठीक है, और अपने आप, और मेरा जो मानना है वो ये है कि अपने आप कैंडिडेट का इंटरव्यू बोर्ड में, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में घुसोगे और इंटरव्यू रूम में घुसते ही आपका जो वॉल्यूम है वो अपने आप सेट हो जाएगा, आपका जो पिच है वो अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, और वो लगातार उसी फ्लो में चलता जाएगा, ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा, इस तरह की चीजें रहती हैं। अगर घटेगा वॉल्यूम तो वो अपने आप बोल देंगे थोड़ा सा तेज बोलिए, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं काटेंगे वो, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, राइटिंग के बारे में। देखो राइटिंग मैटर नहीं करती है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं डालती है, लेकिन इतनी बुरी मत लिख देना कि मतलब उनको पढ़ने में ही नहीं आए। ठीक है, या छोटे अक्षर मत, या फिर बहुत ज्यादा छोटे अक्षर मत लिख देना कि उनको पढ़ने में ही नहीं आए। ठीक है, आप जो लिख रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए। देखो बोर्ड पे भले ही आप कम लिखो, लेकिन कैसा लिखो, स्पष्ट लिखो। कैसे लिखोगे आप, स्पष्ट लिखोगे, अच्छा लिखोगे, साफ लिखेंगे। ठीक है, आपकी राइटिंग मैटर नहीं करेगी, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन इतना हो कि स्पष्ट हो कि सामने वाले को समझ में आ रही हो, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज की प्रैक्टिस कर लेना बार बार कि जो है अलाइनमेंट की। ठीक है, अलाइनमेंट का भी कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है कि मान लीजिए आपका ये बोर्ड है, ये बोर्ड है आपका, आपने शुरू किया यहां से और खत्म हो रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इतना गंदा अलाइनमेंट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अलाइनमेंट 19-20 चलेगा, 19-21 चलेगा, लेकिन इतना नहीं चलेगा, 19-30 मत कर देना कि भाई यहां से शुरू किया और यहां खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को मत करना, अलाइनमेंट में ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सीधी सीधी लाइनों में आपको लिखना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। देखो बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। तो मैं बॉडी लैंग्वेज हो, फेशियल हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो या स्माइल हो, इन चीजों पर मैं कहूंगा कि अपने ब्रेन को उस तरफ मत जाने दीजिए। अपने ब्रेन को केवल एक ही चीज पे लगाइए, वो है क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन सुनने के बाद में उसका अच्छे से और जल्दी से जल्दी जवाब देना, यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए। आपके ब्रेन का उस टाइम पे यही काम होना चाहिए। अपने ब्रेन को 10 काम मत करवाओ कि स्माइल सही कर भाई, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन सही कर, या फिर बॉडी लैंग्वेज सही कर। बॉडी लैंग्वेज में देखो कैसी भी बॉडी लैंग्वेज हो, इतना तो मैं समझता हूं कि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया है वो एक अच्छा मैच्योर आदमी ही इंटरव्यू देने जाएगा, और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो कॉन्फिडेंट होती है, स्ट्रेट होती है। ठीक है, जो जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, सबकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जितना मैं समझता हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूर ध्यान रखना कि कहीं आप बहुत ज्यादा लूज तो नहीं हो गए हो। ठीक है, कहीं आप वाइड लेग करके तो नहीं खड़े हो, जैसे हम विश्राम की पोजीशन में खड़े होते हैं वैसे आपको वहां पर खड़े नहीं होना है। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतना सुधार करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट रहिए, या फिर आप, मैं कहूँ कि जैसे हैं आप वैसे रहिए। ठीक है, एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि ज्यादा ओपन लेग्स या वाइड लेग्स नहीं हो। ठीक है,
बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में, आई कॉन्टैक्ट के बारे में। देखो आई कॉन्टैक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब आप टीचिंग करा रहे हैं तो एक-एक सेकंड का तीनों के साथ आप रख सकते हैं आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? इसके बाद में दूसरी चीज़ ये है, मान लीजिए एक्सपर्ट 1 है, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो मेनली आप आई कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट 1 के साथ करके रखिए, ठीक है? और जब आपसे एक्सपर्ट 2 ने आपसे पूछा है क्वेश्चन, तो आप एक्सपर्ट 2 के साथ आई कॉन्टैक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है? बाकियों को छोड़ सकते हैं। इसको इतना इश्यू मत बना लेना, ठीक है? अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा लोड मत डाल देना कि इस पे मैं सबके साथ आई कॉन्टैक्ट जनरल बन जाएगा, ठीक है? ये अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप ऑलरेडी कहीं टीचिंग कर रहे हो तो अपने आप प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी, ठीक है? लास्ट में मैं पूरा जो है यहाँ पे समाप्त करूँगा। टेक 3 यहाँ से। लास्ट में इस पूरी वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा-सा समराइज़ करूँगा कि देखो, इन सभी चीज़ों का जो मिथ्स और एक्स्ट्रा थिंग्स जो मैंने बताई हैं, इन सभी चीज़ों का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है? केवल और केवल आपकी एक चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा, आपको फ़ोकस अगर कहीं करना है, तो फ़ोकस आप कहाँ कीजिए? तो आपको फ़ोकस करना है केवल और केवल अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है, ठीक है? अपने सब्जेक्ट को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आप जितना अच्छे से आंसर डिलीवर कर सकते हो, जितना अच्छा आंसर डिलीवर कर सकते हो, उस पे आप फ़ोकस कीजिए। उससे आपका इंप्रेशन जो पड़ेगा, अगर आपका इनमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई, तो वो चीज़ भी आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं जाने देगी। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सजेशन जो है ऐड कर दूँगा। अब जो कैंडिडेट फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर कैंडिडेट किनको बोल रहा हूँ मैं? उनको बोल रहा हूँ जो बिल्कुल भी कहीं पे भी टीचिंग नहीं कराते हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेजेस में आज तक उन्होंने मतलब कहीं पर भी बोर्ड वर्क नहीं किया है, सिंगल डे उन्होंने बोर्ड वर्क नहीं किया है। ऐसे कैंडिडेट्स को मैं फ्रेशर माना हूँ, या एक आध महीना पढ़ाया है, फिर उसके बाद में रुक गए, फिर एक आध महीना पढ़ाया है। ऐसे कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं, ठीक है? उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको अपनी टीचिंग और बोर्ड वर्क को अच्छा करना है, ठीक है? मतलब एक रिदम में लाना है, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए केवल क्या कीजिए, कोई भी स्कूल या कॉलेज जो है 10 से 30 दिन के लिए जॉइन करिए। जितना भी आपके इंटरव्यू में टाइम बचा हो, उस हिसाब से अपने हिसाब से सेटअप कीजिए और 10 से 30 दिन के लिए जो है वो आप स्कूल या कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, कोई पेमेंट मिले आपको, कोई पेमेंट नहीं मिले, केवल आप समाज सेवा की तरह से चले जाइए, अपने सेल्फिश तरीके से चले जाइए, भाई मेरे को सीखना है, बस मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो 10 से 30 दिन के लिए आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, केवल और केवल, ठीक है? कोई भी स्कूल ज्वाइन कीजिए, कोई भी कॉलेज ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो खुद का हेजिटेशन है, जो मेरे समझाने से नहीं निकलेगा, वो आपका इस प्रैक्टिस से निकलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जो मेरे समझाने से या बहुत सारी टीचिंग वीडियोज़ देखने से आपका कुछ बदलाव आपके अंदर इतना बदलाव नहीं होगा, जितना बदलाव जब आप खुद ग्राउंड पर जाओगे, स्कूल और कॉलेजेस में जाओगे, 10 से 30 दिन के लिए आप एक सेशन ले लोगे, ठीक है? भले ही पार्ट टाइम जाइए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 से 30 दिन जाइए, 6-6 घंटे जाइए, नहीं, केवल 1 घंटे जाइए, 2 घंटे जाइए, ठीक है? लेकिन जाइए। 2 घंटे आप एटलीस्ट जो है 2 घंटे आप किसी भी स्कूल कॉलेज में दे सकते हैं 10 से 30 दिन के लिए। उसी से क्या होगा, उससे जो आपको सीखने को मिलेगा, वो किसी भी वीडियोज़ में देख कर के सीखने को नहीं मिल सकता। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो कि मान लो किसी को कोई शाय है या कुछ है, या कोई भी आस-पास स्कूल नहीं मिल रहा है, या किसी भी तरह की कंडीशन उसके जो है फँस रही है, तो क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल आपका होगा, ठीक है? तो उसको आप घर पे बुलाइए, उनको आप बिठाइए, ठीक है? 1 या 2 घंटे के लिए आप वहाँ पर उनको पढ़ाइए, ठीक है? और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई फैमिली मेंबर है, उसे आप बिठा सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, एनालिसिस करवा सकते हैं साथ ही, और अपनी जो कमियाँ आपको बताएँ फिर उनको सुधार कीजिए, ठीक है? इसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, यानी कि जो लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है? 2 साल से, 1 साल से, जिनको एक्सपीरियंस है टीचिंग का, ठीक है? तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने जैसे आप हो वैसे रहिए, ठीक है? जैसे आप पढ़ाते हो वैसे पढ़ाइए, किसी की बातों में मत आइए कि भाई वो फलान चीज़ ऐसे करनी है, फलान चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है? कॉन्फिडेंट रहिए और फॉलो जो टिप्स मैंने आपको बता दी हैं ऊपर, उन चीज़ों को फॉलो करिए और दैट्स इट। आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है? एक चीज़ और, अगर आपको मान लीजिए कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर हेल्प करने के लिए नहीं मिल रहा है, या कोई भी मान लीजिए आप अकेले ही जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मेरे साथ अपनी जो टीचिंग की वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कीजिए और मेरे ईमेल पर जो है आप भेज सकते हैं, ठीक है? मैं उनको रिव्यू करूँगा, और रिव्यू भी ऐसे नहीं है कि फटाफट कर दिया, रिव्यू बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करके विदिन 24 आवर्स, ठीक है? आपको जो रिव्यू मिलेगा विदिन 24 आवर्स जो है मैं आपको रिव्यू करके दूँगा, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है? आपके लिए इसमें कोई भी आपको जो चार्जेस है वो देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ईमेल पे आप मुझे भेज सकते हैं, आपके टोटली जो रिव्यूज़ हैं, आपकी टीचिंग में जो कुछ अगर मेरे को कमी लगेगी, तो मैं आपको उसको बता करके दूँगा, ठीक है? हालाँकि इस वीडियो में मैंने टीचिंग रिलेटेड या बोर्ड वर्क रिलेटेड सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो गाइडेंस मुझे आपको प्रोवाइड कराना था, वो मैंने सारा प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे 1-on-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? दोनों की ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।